द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी बाय चाइना फॉर इंडियन ओशन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी कंसर्न और चाइना का प्लान टू कंट्रोल इंडियन ओशन यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोतियों की माला। जैसा आप स्क्रीन में देखते हैं, ये है मोतियों की माला एक, तो इसी के बेस पे बनाया गया है इस स्ट्रेटजी को। ये है रियल मैप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी की, जिसमें आप देखते हैं कि पर्ल्स का मतलब होता है अलग अलग नेशंस के अंदर पोर्ट्स का, यानी कि जो पोर्ट्स है उनको यहाँ पे पर्ल से डिनोट किया गया है। अगर आप सारे ही मोतियों को यानी सारे ही पोर्ट्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग में बांधेंगे तो आप देखते हैं कैसे ये पूरा इंडिया को सराउंड कर रहा है, नीचे से इंडियन ओशन की साइड से और ऊपर से भी। तो इसी को बोला गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब इसके बारे में बात करें तो देखिए, लास्ट डिकेड में यानी कि 2010 से 2012 के बीच में चाइना ये बात समझ गया था कि अगर उसे आगे चलकर यूएसए के जैसे ही पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक मेजर पावर की तरफ प्रोजेक्ट करना है तो उसे चाइना के बाहर अपने मिलिट्री बेसिस को बनाना होगा और जो नेशंस उसके नियर रीजन में हैं उनके ऊपर उसको अपना कंट्रोल बना के रखना होगा। जैसे कि यूएसए करता है, दोनों ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूएसए का ही कंट्रोल है। साथ में लास्ट डिकेड के राइज के साथ में चाइना ये भी समझ गया था कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एशिया में एक न्यू पावर इमर्ज हो रही थी, यानी कि भारत। तब भारत की जीडीपी उस टाइम पर $2 ट्रिलियन से कुछ बिलियन डॉलर्स कम ही थी, लेकिन सारे ही जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो न्यूज़ आर्टिकल्स बनाते हैं उन्होंने ये बात की प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दी थी कि कैसे इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है। तो चाइना को इंडिया को भी अपने कंट्रोल में रखना था, इसलिए अपने ये प्लान को चाइना ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और इसको कॉइन किया गया लेटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से। इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो पहले आप एक बेसिक वॉरक्राफ्ट की स्ट्रेटजी को समझ लीजिए कि हर एक नेशन कभी भी वॉर अपने बॉर्डर्स पे नहीं लड़ना चाहता, यानी कि जब चाहता है कोई भी नेशन की वॉर में उसे जाना ही पड़े एट द लास्ट, तो वो वॉर जितना उसके बॉर्डर से दूर होगी उतना ही अच्छा है उसके लिए। चाहे आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कई वॉर लड़े हैं, लेकिन सारे ही वॉर अमेरिकन कॉन्टिनेंट से दूर एशियन कॉन्टिनेंट में या फिर मिडिल ईस्ट में यूएसए ने लड़े हैं, कभी भी अपने होम नेशन पे वॉर को आने नहीं दिया है। और अगर आपको घर से दूर यानी अपने होम नेशन से दूर वॉर लड़नी है तो आपकी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी नेवल प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब होनी चाहिए, जैसा आज यूएसए की है। यूएसए की नेवी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है, साथ ही में सबसे ज़्यादा बेसिस भी यूएसए की ही है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, दूर की लड़ाई में सबसे ज़्यादा काम नेवी आती है। ऐसी नेवी के थ्रू ही आप वॉर को स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर आपको एयरफोर्स के थ्रू ही वॉर में बढ़त मिलेगी और आर्मी के थ्रू वॉर में जीत मिलेगी। तो इसलिए चाइना भी मेजॉरिटी ऑफ नेशंस में केवल उनके पोर्ट्स के ही पीछे पड़ा है, और मेजॉरिटी क्या, सिर्फ एक श्रीलंका के एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी सब नेशन में चाइना ने अपनी प्रेजेंस पोर्ट्स पे ही बनाना चाहा है। चलिए एक एक करके सभी पोर्ट्स को समझते हैं और उनकी करंट सिचुएशन क्या है उन पोर्ट्स पर, वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग है इंडिया के लिए उस पोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है इंडिया के साउथ में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। ये पोर्ट जा चुका है चाइना के पास विथ 99 ईयर लीज, यानी 99 ईयर्स तक ये पोर्ट चाइना का ही है विथ सम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। इस पोर्ट की लोकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर से आप दोनों ही इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल कमांड पर अपनी नज़र रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु आता है उसकी वजह से हमारी शिप्स को ऑल दी वे श्रीलंका से होकर जाना पड़ता है और श्रीलंका के साउथ से होकर जाते हैं हमारे शिप्स, जहाँ पर ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो प्रेजेंट है। इस वजह से ये पोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है चाइना के लिए। अगला है बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं मैप में, जिस पर दोनों ही नेशंस इंडिया और चाइना कट टू कट फाइट कर रहे हैं कि किसको मिलेगा वो पोर्ट। हालांकि यहाँ पर इंडिया को कुछ सक्सेस मिली है, ऐसे कि आपने रिसेंट में देखा होगा न्यूज़ में कि इंडिया को अलॉट किया गया है कुछ टाइम पहले ही कुछ टर्मिनल्स इस पोर्ट के। चाइना को कुछ खास सक्सेस मिला नहीं है इस पोर्ट पर, लेकिन अभी भी उसकी कोशिश जारी है। अगला है कोकोस आइलैंड, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है एकदम अंडमान और निकोबार आइलैंड, जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड है, उसके एकदम नज़दीक में ही ये आइलैंड चाइना को 99 ईयर्स के लिए म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा लीज पे दे दिया गया है। इंडिया के इंटरेस्ट में यही होगा कि या तो वो आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में दोबारा ले ले या फिर म्यांमार गवर्नमेंट से बात करके चाइना से इस आइलैंड को खाली करवा दे। ऐसी ये आइलैंड की लोकेशन आप देखिए जहाँ पर ही प्रेजेंट है, वहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो ट्राई सर्विस कमांड है, यानी जहाँ पर इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों प्रेजेंट है, वहाँ से बहुत नज़दीक है। साथ ही में इस आइलैंड के एकदम नज़दीक में ही हमारा चांदीपुर या फिर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, जहाँ पर से हम अपने मिसाइल टेस्ट करते हैं। और लेटर जो हमने अपना नया मिसाइल टेस्ट के लिए लोकेशन बनाया है कोलकाता में, वहाँ पर भी चाइना इससे नज़र रख सकता है। अगला है पाकिस्तान में प्रेजेंट ग्वादर पोर्ट। चाइना का प्लान था कि ग्वादर पोर्ट को वो दुबई जैसा एक इंटरनेशनल पोर्ट हब बनाएगा, जहाँ पर कई सारे टर्मिनल्स होंगे और कई सारे शिप बेड्स होंगे, जिनको ग्लोबल शिपिंग रूट में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन की तरह देखा जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। एसके सीपीसी को भी टाटा बाय बाय बोल दिया है चाइना ने, ऐसे आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा या फिर आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। लेकिन एटलीस्ट चाइनीज़ नेवी को अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाने का चांस तो मिल ही गया, एसके इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लोकेशन पे है, यानी कि पर्शियन गल्फ की ओपनिंग पर, और हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटीज़ भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। हालांकि चाइना ने ग्वादर तो क्या पूरे पाकिस्तान को ही अपना मिलिट्री बेस बना लिया है, तो ग्वादर इतना ज़्यादा बड़ा कंसर्निंग नहीं है, ऐसे कि हमें पूरे पाकिस्तान को ही काउंटर करना है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि क्या चाइना ग्वादर को एक्टिवली यूज़ कर पाएगा, ऐसे कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो चाइनीज़ को पसंद नहीं करते और आए दिन चाइनीज़ को निपटाते रहते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चाइना ओपनली और एक्टिवली ग्वादर पोर्ट को यूज़ कर पाएगा कि नहीं।
अगला है नेवल बेस एट जिबूटी। जिबूटी जो कि एक नेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे और जो कि प्रेजेंट होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर। वहाँ पर चाइना का एक फुली फंक्शनल नेवल बेस है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेशन यानी कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेड सी वहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ से हमारा पूरा ट्रेड डिपेंड करता है। वहाँ पर भी चाइनीज़ नेवी प्रेजेंट है। आपको हमने अपने रेड सी वाले वीडियो में बताया था डिटेल में कि कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए रेड सी का ये रूट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे कि इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आएगा उसके ऊपर हमने वो वीडियो को लगा दिया है। एट लास्ट है चाइनीज़ नेवल बेस एट तंजानिया। जो तंजानिया नेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप मैप में देखते हैं, एक अफ्रीकन नेशन है। इसके कोस्ट पे चाइना अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन क्या है इसकी कोस्ट की अभी तक ये पब्लिक नहीं हुई कि चाइना की प्रेजेंस वहाँ पे है भी कि नहीं है, लेकिन जो चाइना की स्ट्रेटजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ का भी जो लोकेशन है कोस्टल वो भी है। ऐसे कि इसके बाद चाइना को पूरे मोजाम्बिक चैनल पे अपना कंट्रोल मिल जाएगा और साथ ही में वो इंडिया को भी काउंटर कर पाएगा। यहाँ पर फ्यूचर में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे यहाँ पे सिचुएशंस डेवलप्ड होती हैं चाइना के लिए। अब अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये सारे पोर्ट्स मिलकर इंडिया को सराउंड कर रहे हैं। हालांकि एक लास्ट में मालदीव्स का भी एग्जांपल है, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है। ऐसे कि जो चाइना और मालदीव्स का मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है। तो फ्यूचर में मालूम पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट होते हैं इन दोनों ही नेशंस के बीच में और क्या चाइना को एक प्रॉपर मिलिट्री बेस मिल पाता है मालदीव्स में भी। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सारे ही नेशंस के जो ये पोर्ट्स के मैंने अभी आपको नाम गिनाए इन सब पे चाइना की मिलिट्री और नेवल प्रेजेंस हो चुकी है? तो देखिए ऐसा नहीं होता। ये सारे रिलेशंस को डेवलप करने में 2-4 साल का टाइम नहीं लगता। इनको प्रॉपर डेवलप करने में एटलीस्ट 1 से 2 डिकेड का टाइम लगता है। अनलेस आप जो नेशन से डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान हो, जहाँ पर आप पैसा फेंको तमाशा देखो ऐसा कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने मिलिट्री बेस को। पर बाकी नेशंस की बात करें तो वहाँ पर आपको सबसे पहले उस नेशन के लिए एक पोर्ट बनाना होगा और उस पोर्ट को बनाने के लिए फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस देना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे परमिशन लेनी होगी कि आपकी जो नॉर्मल कार्गो शिप्स है यानी कि जो आप ट्रेडिंग शिप है वो डॉक कर सकते हैं। जब उन शिप्स की डॉकिंग की बात सही हो जाती है तो फिर धीरे धीरे बात होती है कि क्या वहाँ पे अपनी आप जो मिलिट्री लेवल की शिप्स हैं उनकी सप्लाई के लिए, फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए आप परमिशन लेते हैं। और जब वो सारी बातें हो जाती हैं तो एट लास्ट आता है कि क्या आपको वहाँ पे एक फुली फंक्शनल मिलिट्री बेस मिलेगा। और जब वो नेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा तब आप टेबल पे ये बात ला सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक फुली फंक्शनल मिलिट्री बेस चाहिए जिसको हम 99 ईयर्स के लिए लीज पे लेंगे और ये पेमेंट करेंगे हम। तो क्रक्स में कहूँ तो कितना ज़्यादा और कितना जल्दी आप सामने वाले नेशन को अपने नेशन के ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं, उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आपकी प्रॉपर मिलिट्री बेस की प्रेजेंट हो जाएगी उस नेशन के अंदर। हाँ, पर जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर चाइनीज़ नेवी अपनी फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के लिए डॉकिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। और साथ ही में जो ग्वादर का पोर्ट है वो भी चाइना का नेवल बेस बन चुका है। और जिबूटी में जो चाइना का नेवल बेस है वो भी फुली फंक्शनल है। पर इसके अलावा जो भी नेशंस हैं अभी उनके ऊपर डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के बारे में। अब अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का जिसमें हम बात करेंगे कैसे इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है अपने डायमंड ऑफ नेकलेस की स्ट्रेटजी से और चाइना को कैसे घेर रहा है इंडिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और चाइना के स्ट्रेटजी के बारे में कमेंट करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको हिस्ट्री रिलेटेड या फिर जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर फ्यूचर में वीडियो चाहिए। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।